अब से शुरू है। हो गया। मॉइस्चर पीरियोडिक टेबल में जो है बच्चे 7 पीरियड्स हैं। कितने पीरियड्स हैं? लिखिए, देयर आर 7 पीरियड्स इन दिस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं बच्चे? 7 पीरियड्स हैं। क्लियर? इन दिस पीरियोडिक टेबल देखिए बच्चे, हम लोग एक एक पीरियड्स का एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले आप लिखिए पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 1 लिखो। इट कंसिस्ट 2 elements. So it is a very short period. यह कितने एलिमेंट को रखता है बच्चे? 2 एलिमेंट को। अतः इस पीरियड को हम लोग क्या नाम से पुकारें? वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से पुकारें। क्लियर? अब जरा आप इधर देखो बच्चे गौर से। इसके 2 एलिमेंट हैं कौन कौन? पहला एलिमेंट है बच्चे हाइड्रोजन बच्चे, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है इस पीरियड का वो है बच्चे हीलियम। कौन है? अब बच्चों थोड़ी बात हाइड्रोजन के बारे में जरा गौर से सुन लीजिए। बच्चे हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में हाईली अनस्टेबल होते हैं। बच्चे न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन अर्थात एटॉमिक स्टेट में जो होता है उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है बच्चे? हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में जनरली हमें अवेलेबल है। किसके फॉर्म में अवेलेबल है? और H2 के फॉर्म में जो हाइड्रोजन अवेलेबल है उसको गैसियस हाइड्रोजन के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से? बच्चे ये डाई हाइड्रोजन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बच्चे इस पृथ्वी पर लाइटेस्ट एलिमेंट है। क्या है बच्चे? यानी हाइड्रोजन गैस इस पृथ्वी पर सबसे हल्का है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है बच्चे, उस 118 एलिमेंट में सबसे हल्का एलिमेंट कौन है बच्चे? हाइड्रोजन। लेकिन मोस्ट एबुंडेंट एलिमेंट है बच्चे, अर्थात लगभग बाय मास 70% यूनिवर्स का किसके कौन रखता है बच्चे? हाइड्रोजन। कौन रखता है? यूनिवर्स का 70% पार्ट कौन रखता है बच्चे? बच्चे आप जो सन सूर्य चमकता है, मैं पूछा बच्चे बच्चों से पूछता हूँ कि आखिरकार सूर्य क्यों चमकता है? कहा छोड़िए ना सर, क्यों चमकता है इतना, क्यों आप माथापच्ची लगे? चमक रहा है यही काफी है कि नहीं? तो इतना माथापच्ची आप क्यों करने लगते हैं? एक से एक बच्चे वैज्ञानिक टाइप के बच्चा को पढ़ाया हूँ। एक बार बच्चा को बोल दिया कि बताओ रॉकेट क्यों उड़ता है? कहा कि जिसके पीछे में आग लगता है वही ना उड़ेगा, है कि नहीं? सो जाहिर सी बात है बच्चे, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बड़ा मजेदार होता है। हाइड्रोजन क्या है बच्चे? सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। क्लियर? अब हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है बच्चे, कैलोरीफिक वैल्यू वो सबसे हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू वेरी हाई, यानी सबसे ज्यादा। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ये क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू का अर्थ हुआ बच्चे 1 ग्राम किसी भी फ्यूल को जलाने पर, 1 ग्राम किसी भी फ्यूल को जलाने पर जो बच्चे एनर्जी हमें मिलता है, उस एनर्जी को हम लोग 2 नाम से पुकारते हैं। या तो फ्यूल इफिशियंसी कहेंगे या कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। तो बच्चे इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा फ्यूल इफिशियंसी अर्थात कैलोरीफिक वैल्यू अर्थात 1 ग्राम को जलाने पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है वो किसके बच्चे? अर्थात ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है बच्चे? वेरी हाई। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू वेरी हाई होने के चलते यह एक बेस्ट फ्यूल है। क्या है बच्चे? बेस्ट फ्यूल है।
इसको बच्चे एटॉमिक टॉर्च के रूप में हम लोग उपयोग में लाते हैं। किसके रूप में? अर्थात बच्चे यह 4000 केल्विन टेम्परेचर तक प्रोवाइड कर सकता है हमें। क्या कितना टेम्परेचर तक? अर्थात वेल्डिंग में इसका उपयोग में लाते हैं बच्चे। क्लियर? अब बच्चे ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दो बच्चे आइसोमेरिक फॉर्म में प्राप्त होते हैं। कितने आइसोमेरिक फॉर्म में? दो। एक का नाम है बच्चे ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या है? इसका फोटो दिखाते हैं बच्चे। और दूसरे का नाम है बच्चे पैरा हाइड्रोजन। क्या नाम है? बहुत सारा बच्चा इसको पढ़ने के लिए देते हैं बच्चे, बिहार बोर्ड वाले को तो कहता है पारा हाइड्रोजन। क्या कहता है? लेकिन बेटे ये पारा नहीं है, पैरा है। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चे इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इसके अलावे बच्चे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। कितने आइसोटोप हैं बच्चे? एक आइसोटोप को हम लोग H11 कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा है बच्चे H12। दूसरा कौन है? तीसरा है बेटा H13। तीसरा कौन है? अब मेरे से आप बच्चे लोग पूछ सकते हैं कि H11 बच्चे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? एक क्या है? प्रोटॉन है। क्या है? और बच्चे N=A-Z पढ़ा था ना, तो 1 - 1 कितना? अर्थात इसके पास कोई न्यूट्रॉन, इसके पास कोई न्यूट्रॉन। बात समझ गए? तो बच्चे पूरे पेरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट हैं, उस 118 एलिमेंट के पास आज के डेट में मोर देन 2000 आइसोटोप्स हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उन सारे आइसोटोप्स में मात्र एक आइसोटोप इस पृथ्वी पर है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। अगर आपसे कहे कि वो एक कौन है, तो हमारा बच्चा क्या जवाब देगा? H11। क्या जवाब देगा? H11। अब बच्चे इसके पास एक क्या है? इलेक्ट्रॉन। और एक क्या है? प्रोटॉन। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके पास क्या बच जाएंगे? प्रोटॉन बच जाएंगे। और बच्चे H पर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। जनरली पॉजिटिव चार्ज के नाम के अंत में बच्चे IUM लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नहीं तो बच्चे इसको हम लोग प्रोटियम कह लें। क्या कह लें? तो H11 का नाम बोलो बेटा। नाम बोलो। प्रोटियम। क्या नाम? अब बच्चे H12 ड्यूटेरियम है। क्या है? इसका नाम बच्चे, इसको सिंबलाइज लोग D से करते हैं। किससे सिंबलाइज करते हैं? ड्यूटेरियम को किससे आप दिखाओगे बेटा? अब बेटे इसके पास H12 के पास बच्चे एक प्रोटॉन। बोलो। एक इलेक्ट्रॉन। कितना? और एक ठो क्या हो जाएंगे बच्चे? न्यूट्रॉन भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत आदमी दुनिया इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सीधे हाइड्रोजन अगर कोई बोले तो H11 का बोध हो जाता है। किसका? केवल हाइड्रोजन शब्द अगर मेरे मुंह से निकले बच्चे आज के बाद, तो जनरल तौर पर जो हम यूज करते हैं बच्चे, वो किसका? अब बच्चे आप अगर हम कहेंगे H12 अर्थात ड्यूटेरियम, आइसोटोप हाइड्रोजन का है, लेकिन इसका दूसरा नाम है बच्चे, इसका नाम क्या है? हैवी हाइड्रोजन। बोल बेटा। हैवी हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएंगे? हैवी हाइड्रोजन कहलाएगा। क्लियर? अब जरा गौर से सुनो बच्चे। ये तीसरा कौन है? H13। बोलो। H13 को बच्चे T से दिखाते हैं। किससे दिखाते हो? इसको ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। बोलो ना। ट्राइटियम। अब बच्चे यह H13, अब जरा गौर से सुनो बेटा। H13 जो है उसमें एक क्या है? एक क्या है? दो क्या है? N-Z। अब हमारे बच्चों को मैडम क्यूरी का वो थ्योरी बताए थे बच्चे कि अगर किसी का N/P का रेशियो 1.49 के करीब या उससे ज्यादा हो तो वह लगभग रेडियो एक्टिव है। क्लियर? तो बच्चे इसको हम लोग कौन सा आइसोटोप कह लें? ट्राइटियम को। N कितना है? 2। अब P कितना? 2/। तो इसको आप क्या कहोगे बच्चे? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। बोलो ना। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कहोगे। क्लियर? अब बच्चे जरा गौर से सुनिए।
रेडियो एक्टिविटी में हमने जिस समय एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ाया था बच्चे, एट दैट पार्टिकुलर टाइम अपने बच्चों से हमने बात किया था अबाउट अल्फा रे, याद आ रहा है? और वहीं पर हमने बात किया था बच्चे कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से कौन कौन से रे निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये याद है? अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर निगेटिव और गामा पर। बच्चे दुनिया के कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, तो उसमें प्राइमरी इमिशन के तहत, आपके न्यूक्लियर फिजिक्स वाले गुरुजी बोलेंगे, प्राइमरी इमिशन के तहत आइदर अल्फा निकलेगा, क्या निकलेगा, और बीटा निकलेगा, क्या निकलेगा, और अल्फा बीटा दोनों निकलेगा। क्या क्या निकल सकता है? या तो बीटा, या दोनों। गामा प्राइमरी इमिशन नहीं है, यानी पहले नहीं निकलता है। गामा जो निकलता है बच्चे, वो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए निकलता है। क्या करने के लिए? बात समझ गए? तो गामा को सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बच्चे आप जो इनिशिएट करते हो रेडियो एक्टिविटी का, वो किसके रूप में? आइदर अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा बोथ। क्लियर? प्राइमरी इमिशन के तहत। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, मैं ये तो मानता हूं कि बिस्मथ के आगे का एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, बहुत रेयरली देखने को मिल रहा है कि इतना लाइटर एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। आप मुझे बताया जाए सर कि H13 अर्थात ट्राइटियम जो है वह कौन से इमिशन के तहत है? तो बेटे ये बीटा इमिशन करता है। कौन सा इमिशन? ये क्वेश्चन पूछता है बच्चे। ट्राइटियम अगर हमारे बच्चे से पूछा जाए कि ये किस टाइप के इमिशन का जन्म देता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलना, बीटा इमिशन। बोलो। अब दूसरा चीज जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हमारे बच्चों के दिमाग में होना चाहिए बच्चे, कि इसका जो बच्चे लाइफ पीरियड है, माने हाफ लाइफ पीरियड, वो कितना? तो 12.3 ईयर्स। बोलो ना, बोलो। 12.3 ईयर्स। एनी प्रॉब्लम? तो वो आपके दिमाग में रहे न रहे, इस चीज को जरूर आप दिमाग में रखेंगे बच्चे। क्लियर है? तो बच्चे आप पहले इतना बात लिखिए, तब मैं कुछ और बातों को करूंगा। देखिए, अब देखो बेटे, ये दोनों का साइज एक के मानना। क्लियर? अगर छोटा बड़ा लग रहा हो तो ये किसका तुम करिश्मा मान सकते हो बेटे? हाँ, ये मंतोनियन करिश्मा मान सकते हो। किसका? बोलना, ये हाथ का करिश्मा है। क्लियर? अदरवाइज दोनों एक ही हाइड्रोजन एटम है। कौन है? ये भी कौन, और ये भी कौन, और ये मॉलिक्यूल का नाम H2 है। क्या नाम है? H2। अब देख बेटा, इन न्यूक्लियस जो है इसका स्पिन है। किसका स्पिन? और ये किसका स्पिन है बच्चे? न्यूक्लियस का। और ये स्पिन किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका? अब देख बेटे, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग पढ़ा है, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा क्या? एक मंत्र ने भी क्या बनाया? अगर न्यूक्लियस का स्पिन, किसका स्पिन? सेम डायरेक्शन में हो। किस डायरेक्शन में? इस हाइड्रोजन का नाम ऑर्थो है। क्या है? ऑर्थो। इसका नाम क्या देगा बेटा? ऑर्थो। बोलने बेटा, ऑर्थो। और अगर यहीं पर बच्चे जरा देखो तो रे, उसमें दिख रहा है यहाँ। यस सर। अगर बच्चे न्यूक्लियस का स्पिन अपोजिट हो, किसका स्पिन? इलेक्ट्रॉन का स्पिन मंत्र ने क्या बोला बेटे? हमेशा क्या होना चाहिए? लेकिन अगर न्यूक्लियस का स्पिन बच्चे अपोजिट हो जाए, न्यूक्लियस का भी क्या हो जाए? बोलना, तो इसको आप पैरा हाइड्रोजन बोलोगे। क्या बोलोगे? इस हाइड्रोजन का नाम बोल बेटा। ये जो H2 है इसको क्या बोलोगे? पैरा हाइड्रोजन बोलोगे। क्लियर? अर्थात ये भी H एटम है और ये भी। अब बेटे, ये जो हाइड्रोजन का एक डिब्बा होगा, अगर एक हाइड्रोजन गैस का जो डिब्बा होगा, उसमें बच्चे
75% कौन होते हैं? ऑर्थो। और बच्चे 25% बात समझ गए? यानी 3 हिस्सा किसका? 1 हिस्सा किसका? तो ऑर्थो पैरा समझ गया। जिस समय हाइड्रोजन की पढ़ाई करते रहेंगे उस समय अगर हम इस चीज की चर्चा करेंगे कोई दिक्कत? तो बेटा एक बार फिर से मुझे बताओ, ऑर्थो किसको कहोगे? जब दोनों एटम का न्यूक्लियर स्पिन क्या हो? सेम डायरेक्शन में, तो इसका नाम न्यूक्लियर डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो एनी प्रॉब्लम? इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा क्या होगी? अपोजिट। क्लियर है सब बच्चे को? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन दोनों केस में क्या है? अपोजिट। लेकिन न्यूक्लियर स्पिन इस केस में क्या है? इस केस में क्या है? अगर बच्चे सेम है तो उसको अपोजिट है तो बच्चे सेम वाले अर्थात ऑर्थो वाले का परसेंटेज और बच्चे पैरा वाला का यानी 3:1 का रेशियो। क्लियर? अब इसको नोट करें बच्चे। एक क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चे कि हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल है, क्या है? जनरली इसका उपयोग हम लोग फ्यूल के तौर पर अभी तक नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन आप कह सकते हो मेरे से कि सर आपने बोला कि परसेंटेज बाय मास 70% यूनिवर्स का किसके पास है? हाइड्रोजन के पास। इतना बेस्ट फ्यूल है, फिर भी फ्यूल के तौर पर इसका प्रयोग हम लोग क्यों नहीं करते हैं? एक माथा में आना चाहिए ना बच्चों के। तो बेटे जरा गौर से सुनो बच्चे, हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है बच्चे वो इजी नहीं है, हल्का है। एक जनरल बात अगर करें बच्चे, साधारण बात तरीका से समझो, एक तो उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं है और वो लाइटर देन एयर है। क्या है? काफी माने हल्का है बच्चे। किससे? एयर से। अब जरा एक सेकंड के लिए जरा सोचो कि अगर हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पर उपयोग में लाता तो मैं सबसे पहले उसका सिलेंडर अपने घर में यूज करता। अब देखो क्या है कि अब बैठ करके रोटी बेल रही है कि नहीं? और बच्चे हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है। अच्छा ठीक है, जब हाइड्रोजन उसमें भरा रहेगा वो कहाँ? ऊपर नहीं, और वो अचानक से क्या हुआ? समाप्त हुआ कहाँ? क्लियर? रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। मेरे कहने का सेंस ये है, अच्छा मेरे घर के लिए नहीं था वो। मेरे कहने का सेंस जरा सुन ले बेटा। मेरे कहने का सेंस कि हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हाइड्रोजन का प्रयोग हम लोग किसके तौर पर नहीं करते हैं? नहीं तो बच्चे उसमें गुण ही गुण है, अवगुण है ही नहीं, फिर भी उसका प्रयोग हम लोग अभी तक फ्यूल के तौर पर नहीं कर पाते। क्लियर ये बात है? अब जरा गौर से सुनो बेटे, ये दूसरा एलिमेंट कौन है? हीलियम। बोलो ना, दूसरा एलिमेंट कौन है? हीलियम। अच्छा हाइड्रोजन के बारे में बहुत सारे डाटा आप पढ़ेंगे जिस समय हाइड्रोजन की पढ़ाई होगी। अभी तो पेरियोडिक टेबल में जस्ट सिंपली आपको बताया गया। आगे पढ़ाई होगी बच्चे हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन जब CO के साथ मिला होता है, किसके साथ? CO। उसको बच्चे हम लोग वाटर गैस के तौर पर कहते हैं। किसके तौर पर? जैसे नाइट्रोजन CO के साथ होता है तो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? उसी तरीका से H2 अगर CO के साथ हो तो उसको क्या कह सकते हो? वाटर गैस। बोलो ना, वाटर गैस बोलते हैं। क्लियर? हाइड्रोजन अगर प्लेटिनियम, पैलेडियम, आयरन इस टाइप के लार्ज सरफेस एरिया वाले सरफेस पर अगर उसको बम्बार्डिंग किया जाए बच्चे तो वो एडजॉर्ब होता है। क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है और उस हाइड्रोजन को ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन कहा जाता है। क्लियर? बात समझ रहे हो? हाइड्रोजन का प्रयोग बच्चे हम बहुत सारे जगह में करते हैं, खास करके बच्चे। अच्छा हाइड्रोजन का अगर एडिशन कहीं पर हो रहा हो, क्या हो रहा हो? हमने कहा था एडिशन को क्या कहना है? एसन नहीं, कैसन? तो बच्चे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन बहुत जगह में कर करके हम बहुत सारे कंपाउंड्स, यानी बच्चे एक तरह से कहिए कि बड़ा ही कैरेक्टरलेस एलिमेंट है जो कहीं भी रिएक्शन के लिए तैयार है, यानी पूरे। हालांकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, लेकिन फिर भी ये लगभग सभी के साथ क्या करना पसंद करता है? रिएक्शन करना पसंद करता है। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन ऐसा है जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने से मना कर देता है। क्लियर?
खैर जो भी हो, अब जरा हम बात किसके करना चाहते हैं? हीलियम का। बच्चे हीलियम मोनो एटॉमिक गैस है। क्या है? मोनो एटॉमिक गैस है। क्या है बच्चे? बच्चे ये जो हीलियम है बच्चे इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस है। आप जिस समय बच्चे थर्मोडायनेमिक्स मेरे से पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? थर्मोडायनेमिक्स में हम एक शब्द पढ़ाएंगे बच्चे आपको, गामा। क्या पढ़ाएंगे? गामा, जिसको हम लोग एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शायद फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चे गामा को क्या कहते हैं बच्चे? एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। वो सीपी बटे सी भी होता है। क्या होता है? और गामा का वैल्यू अगर 1.67 हो, क्या हो? वह मोनो एटॉमिक होता है। क्या होता है? वह गैस क्या? गामा का वैल्यू 1.41 वह डाई एटॉमिक। बोलो डाई एटॉमिक। और बच्चे अगर गामा के वैल्यू 1.33 हो, क्या हो? तो बच्चे उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? उस पार्टिकुलर वन का नाम क्या होगा? पॉली एटॉमिक। बोलो आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे H2 कौन? H2 डाई एटॉमिक था। क्या था? अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछ देता कि हाइड्रोजन के लिए गामा की वैल्यू कितनी, तो हमारा जवाब सिंपल सा क्या होगा? 1.41। बोलो ना। लेकिन हीलियम मोनो एटॉमिक है। क्या है? मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू कितना? तो आपका जवाब क्या? 1.67। मैं अभी यहाँ पर इसका उपयोग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कारण कि बहुत सारे बच्चे, जब मैं गामा बता रहा हूँ बच्चे, तो मैं देख रहा हूँ पीछे में जो बच्चा सब है ऐसे किए हुए, और हम उसके तरफ देख रहे हैं बताते वक्त एकदम मुस्कुरा रहा है। हमें तो पता है बच्चे कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहा है कुछ है गम जो नहीं। तो जाहिर सी बात है बेटे, हमें पता है कि अभी आप गामा समझ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे गामा थर्मोडायनेमिक्स का विषय वस्तु है। क्लियर? तो बच्चे हीलियम कैसा गैस है? हीलियम, बात समझ गए? हीलियम नॉन मेटालिक है। हाइड्रोजन और हीलियम अर्थात पीरियड नंबर 1 का दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है बच्चे? नॉन मेटालिक है। क्या है? एनी प्रॉब्लम? ऐसा सौभाग्य किसी भी पीरियड को शायद नहीं आगे मिलेंगे बच्चे जिसमें दो एलिमेंट दोनों नॉन मेटल और दोनों के दोनों बच्चे गैसियस स्टेट में। किस में? और दोनों के दोनों लाइटेस्ट हैं। क्या है? दोनों के दोनों का उपयोग बच्चे हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रूप में करते हैं। किसके रूप में? बच्चे हीलियम, आप बच्चे जो माउंटेन पर चढ़ता है तो उसके पास जो ऑक्सीजन का बैग होता है, ऑक्सीजन का बैग, वो नहीं समझ रहा है कि जो JNU सब में जो थैला रहता है वो वाला, वो जो बैग रहता है बच्चे, सिलेंडर जिसको आप कहते हो, उसमें बच्चे डायरेक्ट ऑक्सीजन ने उसमें क्या मिलाया हुआ रहता है? हीलियम भी मिलाया हुआ रहता है। क्या मिलाया रहता है? तो हीलियम का बहुत जगह में MRI में यूज में आता है बच्चे, बहुत सारा NMR में यूज में आता है, बहुत सारी यूज पढ़ाई होगी बच्चे जिस समय हम लोग इनर्ट गैस नाम के टॉपिक्स पढ़ेंगे, अर्थात ग्रुप 18 की पढ़ाई करेंगे वहां पर। क्लियर? तो तात्कालीन बच्चे आप हीलियम के इस दोनों प्रॉपर्टी को नोट कीजिए। नंबर पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 2 लिख लिया? देखो बेटा, इट कंसिस्ट eight एलिमेंट। यह कितने एलिमेंट को रखता है बेटा? 8 एलिमेंट को रखता है। सो इट इज ए शॉर्ट पीरियड। यह एक कैसा पीरियड है बच्चे? पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट थे? अतः उसको क्या कहे थे? वेरी शॉर्ट। पीरियड नंबर 2 में कितना एलिमेंट है? इसलिए उसको क्या कहेंगे बच्चे? अब जरा आप गौर से सुनिए बच्चे, इसके एलिमेंट को जरा देखो। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और अगला कौन है? अब जरा मुझे बताओ बच्चे, इस 8 एलिमेंट में से नाइट्रोजन से शुरू करो। कहां से? और बच्चे कहां तक? नियन तक। बोलो नियन तक। ये क्या है बच्चे? गैसियस स्टेट में है। क्या है? गैसियस स्टेट। बच्चे लिथियम से शुरू कीजिए। कहां से? लिथियम से। और बच्चे कहां तक? कार्बन तक। ये किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट। लिथियम से लेकर के और कहां तक बेटे? ये किस स्टेट में? और बच्चे नाइट्रोजन से नियन तक। अब जरा गौर से सुनो बच्चे, ये जो कार्बन है यहां से शुरू कीजिए बच्चे, और कहां तक बच्चे? नियन तक। कहां तक? ये किस स्टेट में? ये क्या है बच्चे? नॉन मेटल्स। बोलो बेटे। अब आगे जितने भी पीरियड्स हैं, आगे उन पीरियड्स में नॉन मेटल जहां पर एंड कर रहा है उसके ठीक पीछे वाला एलिमेंट मेटलॉइड्स होंगे। क्या होंगे? जहां पर क्या एंड कर रहा है? नॉन मेटल कहां पर एंड कर रहा है? कार्बन से ठीक पीछे वाला एलिमेंट क्या हो जाएंगे बेटे? मेटलॉइड्स। बोलो मेटलॉइड्स हो जाएगा। बोलो। और उसके ठीक पीछे जितने भी एलिमेंट आपको डिफरेंट पीरियड्स में मिले वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चे? मेटल्स। बोलो। तो बेटे अब आप मुझे बताओ, पीरियड नंबर 2 में मेटल कौन कौन है? लिथियम एंड मेटलॉइड्स कौन है? और कार्बन से शुरू करो और नियन तक ये क्या है? बच्चे गैसियस स्टेट में कौन कौन है? नाइट्रोजन से लेकर के, और बच्चे सॉलिड स्टेट में लिथियम से। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चे को? अब बेटे जरा गौर से सुनिए, हर एक पीरियड में मेटलॉइड्स के ठीक पहले वाला एलिमेंट को हम लोग एम्फोटेरिक मेटल कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक मेटल। क्या कहोगे बेटे? एम्फोटेरिक मेटल्स कहोगे। क्या कहना है? एम्फोटेरिक मेटल। आप बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एम्फोटेरिक? क्लियर? बेटे एक ऐसा मेटल जिसका ऑक्साइड, जिसका एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों नेचर के हों, उसको क्या कहोगे बेटे? एम्फोटेरिक। जिसका ऑक्साइड क्या क्या हो? और उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग नोट में नोट करेंगे बाद में बच्चे। पहले आप और बातों को देख लीजिए। अब मैं चाहता हूं कि एक एक एलिमेंट का वर्णन करूं। मैंने आपसे पहले ही कह रखा था बच्चे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 पीरियड्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 1 तो है ही। क्लियर? सो बच्चे पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 का हर एक एलिमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल हो जाता है। सो उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है बच्चे, जो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज है वो तो पार्टिकुलर चैप्टर्स में आएंगे। जैसे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी पढ़ाई होती है कि नहीं? ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का, हेलोजन फैमिली में हेलोजन का। क्लियर? लेकिन बच्चे तात्कालीन जनरल प्रॉपर्टी जानना बड़ा जरूरी है। उसमें पीरियड नंबर 2 में सबसे पहला एलिमेंट हमारा कौन है? अच्छा बेटे एक बात, अभी कुछ देर पहले की घटना दुर्घटना संघटना थी जो हमने अपने बच्चों से बात किया था कि बच्चे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन था? लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ दिया गया हो कि सबसे लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट कौन है, तो हमारे बच्चे क्या जवाब देंगे? सबसे लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट कौन है बेटा? लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा दूसरा बात समझो बच्चे, जितने भी इस ग्रुप में है बच्चे, लेनाक्रब सिस्फर, यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट में जितने भी मेटल हैं सभी को अल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। क्या कहते हैं बेटे? अब इन अल्कली मेटल्स में बच्चे सबसे कम डेंसिटी जो होता है बच्चे वह लिथियम का होता है। किसका होता है? और इसकी डेंसिटी कितनी है? 0.534।
डेंसिटी इसका कितना है बच्चे? 0.5 वेरी लाइट, माने बहुत हल्का। आ कितना? 0.5 बात समझ गया? ग्राम पर, बात समझ गया? अब बच्चे जरा गौर से सुनिए। बच्चों आपने सीखा होगा कि ग्रुप 1A का एलिमेंट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? और जिस समय बच्चा 9th-10th स्टैंडर्ड में रहता है वहां भी गुरुजी पढ़ाते हैं कि सोडियम को कहां पर रखना है? केरोसिन ऑयल में। ऐसा बताया गया ना? पोटेशियम को कहां पर रखना है? केरोसिन ऑयल में। तो बच्चों आपको ये पूछना है कि लिथियम को कहां पर रखना है? लिथियम भी तो रिएक्टिव है, तो लिथियम को कहां पर रखना है? अब लिथियम की डेंसिटी वेरी लो होती है बच्चे। क्या होती है? और वो केरोसिन ऑयल से भी लो डेंसिटी रखता है। किससे लो? बोल ना बेटा, किससे लो रखता है? तो बच्चे वो केरोसिन ऑयल से लो डेंसिटी होने के चलते अगर उसको केरोसिन ऑयल में रखेंगे तो ऊपर में छत आएगा कि नहीं? अब फिर माने बच्चे ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आएगा कि नहीं? अब फिर बच्चे रिएक्ट करेगा कि नहीं? तो फिर कांड कर देगा कि नहीं? तो बच्चे उससे बचने का तरीका क्या है कि उसको तू केरोसिन ऑयल में डुबा देगा? नहीं है कि नहीं? तो कहां पर इसको डुबाएं? वैक्स में। बोलो, केप्ट इनटू वैक्स। ये भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है बच्चे, केप्ट इनटू वैक्स। इसको कहां पर रखते हैं बच्चे? अब बेटे जरा गौर से सुनो। आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में एक शब्द पढ़ाया था बच्चे, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर मेटल के बच्चे साइज पर डिपेंड करता है, अर्थात केटायन के साइज पर डिपेंड करता है। जिस केटायन का साइज छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या? तो बच्चे लिथियम की पोलराइजिंग पावर क्या होगी? दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा था वहीं पर, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था बच्चे? लिथियम का साइज क्या है बेटा? सो बच्चे वाटर को कैप्चर करने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी? हाइड्रा का एडिशन करने की टेंडेंसी क्या होगी? और हाइड्रा के एडिशन करने की टेंडेंसी ज्यादा, दो चीज जुड़ेगा तो एनर्जी क्या होगा? निकलेगा। तो लिथियम आयन में अगर वाटर जुड़ेंगे बच्चे तो एनर्जी क्या करेंगे? इसलिए बच्चे लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी इस ग्रुप में क्या होता है? सबसे ज्यादा। क्या होता है? सबसे ज्यादा। और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के चलते यह एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? इन एक्वस सॉल्यूशन। कहां पर? बात समझ गए? एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन, हमारा बच्चा क्या जवाब देगा? जनरली कौन, यानी कि बच्चे गैसियस या सॉलिड स्टेट में सबसे बेस्ट कौन, तो आपको जवाब देना है सीसियम। बोलो सीसियम। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो अब पूरे पेरियोडिक टेबल का बात कर रहा हूं, ये नहीं कि जब मैंने सिर्फ इस ग्रुप का, पूरे पेरियोडिक टेबल में एक्वस सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट, तो आप क्या जवाब देंगे? तो बच्चे इट इज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? इन किसमें? इन एक्वस सॉल्यूशन। अब बच्चे आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन में ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। किसके चलते है बच्चे? बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी के चलते यह क्या है बच्चे? एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? हम चाहते हैं बच्चे कि आप पहले इतना बात नोट कीजिए।